मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, आप कुछ समय से इंतजार कर रहे हैं, मुझे थोड़ी देरी हो गई, इसके लिए माफी चाहती हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने इंतजार किया। डॉक्टर अंशुमन जी, श्री बीके हरिप्रसाद जी, श्री राजेश धर्मानी जी, श्री बीएम संदीप जी, श्रीमती आरती कृष्णा जी, श्री बीएल शंकर जी, मोतम्मा जी, एम श्रीनिवास जी और मेरे सभी कांग्रेस पार्टी के साथी नेतागण जो इस मंच पर उपस्थित हैं, उन सबका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। मैं शारदा देवी से आ रही हूं। वहां जब मैं गई और वहां के शंकराचार्य जी से मैं मिली तो उन्होंने मुझे पूछा कि इंदिरा जी यहीं से लड़ी थी कि नहीं। तो मैंने कहा जी चिकमंगलूर से लड़ी थी। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिए, मैंने अपने भाई के लिए आशीर्वाद मांगा, उन्होंने आशीर्वाद दिया और मुझे कहा कि यहाँ पे मेरे पिताजी भी आए थे, इंदिरा जी भी आई थी और जब इंदिरा जी आई तो उनके लिए एक संघर्ष का समय था। आज भी मेरे परिवार के लिए एक संघर्ष का समय है। 1978 में जब इंदिरा जी यहीं इसी मैदान में आई, उनके लिए संघर्ष का समय था। उस दिन भी इसी तरह बारिश आ रही थी। हम मानते हैं कि ये भगवान का आशीर्वाद है, बारिश शुभ है, तो ये एक बहुत भावनात्मक क्षण है मेरे लिए कि मैं आज आपके यहाँ सामने खड़ी हूँ, इसी मंच पर, इसी मैदान पर, उसी तरह के मौसम में। और आज दिल से अपने परिवार के तीनों पुश्तों से मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि जब इंदिरा जी का सबसे मुश्किल संघर्ष का समय था तो यहाँ की जनता चिकमंगलूर उसके साथ खड़ी रही, आप खड़े रहे और आपने उनका साथ नहीं छोड़ा। उनके खिलाफ भी एक केस लगाया गया और उनको भी संसद से निकाला गया। आप उन्हें संसद में वापस लाए, आपने उन्हें आत्मविश्वास दिया कि नहीं, इस देश की जनता अभी भी आपके साथ है, इंदिरा जी आप लड़ो। आज उनके पोते राहुल गांधी को उसी तरह से फर्जी केस डालकर संसद से निकाल दिया गया है और राहुल गांधी को भी पूरा विश्वास है, मेरे पूरे परिवार को विश्वास है कि इस देश की जनता हमारे साथ खड़ी रहेगी और ये भगवान का आशीर्वाद, शिव जी का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहेगा, क्योंकि हम सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सच्चाई का संघर्ष कर रहे हैं। और ये जो चुनाव है कर्नाटका का, ये भी एक सच्चाई और सत्य का संघर्ष ही है। आज सुबह मैं मैसूरू में मैलारी होटल में गई, आप जानते हैं, और मैंने देखा कर्नाटका का स्वाभिमान, कर्नाटका की मेहनत का मिसाल। जिसका होटल है, उन्होंने मुझे बताया कि उनके पिताजी ने ये काम शुरू किया था। बहुत गर्व से मुझे रसोई में ले गए और मुझे भी डोसा बनाना सिखाया। अच्छा बनाया, ಚೆನ್ನಾಗೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, अच्छा बनाया। और उसी समय उनकी 23 साल की बेटी भी आई रसोई में। मैंने पूछा क्या करती हो? बोला मैं इन्फोसिस में काम करती हूँ। मुझे इतना गर्व हुआ, मुझे लगा यही कर्नाटका है। मेहनत, ईमानदारी, अपनी पुरानी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को बचाते हुए भविष्य की ओर देखना और एक सौंदर्य भविष्य में भाग लेना। गर्व होता है मुझे आपके प्रदेश पे, आपकी मेहनत पे, आपकी ईमानदारी पे। लेकिन मैं एक बात बताती हूँ, दुख भी हो रहा है, क्योंकि जब आप अपना वोट देते हैं, जब आप अपना समर्थन देते हैं, तो आप भरोसे के साथ देते हैं, विश्वास के साथ देते हैं। आज मुझे इसलिए पहचानते हैं क्योंकि मेरी दादी इंदिरा गांधी ने आपका विश्वास नहीं तोड़ा। लेकिन 3.5 सालों से जो सरकार कर्नाटका में आई है, उसने हर स्तर पर आपका विश्वास तोड़ा है।
शुरू से तो लालच के आधार पर बनी, पैसों से विधायकों को खरीदा गया, कांग्रेस और जेडीयू की सरकार को तोड़ के बनाया और तब से आज तक एक एक वचन तोड़ा है। इन्होंने युवाओं से कहा था कि युवाओं के लिए रोजगार बनाएंगे, किसानों को कहा था कि दुगनी आय करेंगे, महिलाओं को कहा था कि महंगाई कम होगी। क्या हुआ? ಏನಾಯ್ತು? यहाँ पे कितने नौजवान हैं, जरा हाथ उठा के बताइए। देखो कितने हैं। रोजगार मिला आपको सरकार से? नहीं मिला। ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ। आपको मालूम है कि सरकार में 2.5 लाख पद, 2.5 लाख ಯಾ पद ಸರ್ಕಾರ खाली हैं, लेकिन आपको नहीं मिल रहे हैं। आपको मालूम है कि हर पोस्ट का रेट फिक्स कर दिया गया है। ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿಯಾಗುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹುದ್ದೆಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಅಂತ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ। आपको मालूम है कि हर भर्ती के एग्जाम में घोटाला है। कॉन्ट्रैक्टर्स आत्महत्या कर रहे हैं। ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗಳು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन, स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखते हैं। विधायक के बेटे को 8 करोड़ कैश के साथ पकड़ा जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती। उल्टा उनके विधायक पिता परेड निकालते हैं ये कहने के लिए कि आज के कर्नाटका में हम कुछ भी कर सकते हैं, हमें कोई नहीं छू सकता। कोविड के मरीजों से तक लूट किया, किसी को नहीं छोड़ा, स्कूल के बच्चों के अंडों को भी। मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, मेहनत करती हो, मैं जानती हूँ। चाहे कहीं भी काम करती हो, चाहे खेती में भी जाना पड़ता है, घर आके काम करना पड़ता है, खाना पकाना पड़ता है, बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है, पूरे परिवार की परवरिश को देखना पड़ता है, मैं जानती हूँ। संघर्ष का जीवन है आपका। आप मेहनत करती हो तो किस लिए करती हो? किस लिए? अपने भविष्य के लिए ना, अपने बच्चों को मजबूत बनाने के लिए, उनका भविष्य बनाने के लिए ना। जब बच्चे बीमार होते हैं दुख होता है, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं होती डर लगता है, दुख होता है। बच्चों को शिक्षित करना है, अच्छे स्कूल नहीं है, उसमें अध्यापक नहीं आ रहे हैं तो दुख होता है, गुस्सा भी चढ़ता है कि इतनी मेहनत कर रहे हैं और बच्चों के लिए स्कूल भी नहीं बना रही है सरकार। आगे जाके जब बच्चों को नौकरी मिलती है तो खुशी होती है। ಮುಂದೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಾದ್ರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ। चाहे लड़की हो या लड़का, ಹೆಣ್ಣಾಗ್ಲಿ ಗಂಡಾಗ್ಲಿ, हम चाहते हैं कि अपने पैरों पे खड़ी हो, कि अपना बेटा कमाए, बेटी को अच्छा जॉब मिले, भविष्य में हमारा भी देखभाल करे। यही तो है हमारी मेहनत, यही है हमारा स्वाभिमान, यही है हमारा आत्मविश्वास, और इसी पर हम गर्व करते हैं। ಇದರ ಬಗ್ಗೆನೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತೇವೆ कि हमने अपने बच्चों के लिए एक मजबूत भविष्य बनाया। तो सरकार का इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। सरकार की, ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಇದೆ। सरकार का काम है कि उस भविष्य में शामिल हो। ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಇದೆ, ಈ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಭಾಗಿಗಳಾಗಬೇಕು ಅಂತ। सरकार का काम है कि आपकी समस्याओं को सुने, समझे कि आपकी जरूरतें क्या है और दिल से आपके लिए काम करे। आपको मालूम है कि ये जो भाजपा की सरकार है, इसने कितना लूटा है कर्नाटका को। जॉब छोड़िए, स्कूल छोड़िए, हॉस्पिटल्स छोड़िए, सड़कें छोड़िए, 1.5 लाख करोड़ रुपए लूटे हैं कर्नाटका से। यहाँ अड़िका के किसानों को दाम नहीं मिल रहे हैं, यहाँ आपके कर्ज माफ नहीं होते, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, यहाँ आप पे जीएसटी लगाई जाती है। आप गैस के सिलेंडर के लिए कितना दे रहे हैं, तेल के लिए, सब्जियों के लिए, आटे के लिए, चावल के लिए, और वहाँ भाजपा की केंद्र की सरकार से आपके लिए जो पैसे आते हैं वो कम होते चले जा रहे हैं। 1.5 लाख करोड़ रुपए लूटे हैं। कहाँ गए ये 1.5 लाख करोड़? इनसे 100 एम्स बन सकते थे, 2250 किलोमीटर 6 लेन की एक्सप्रेसवे बन सकती थी, 187 ESI हॉस्पिटल बन सकते थे, अपने बच्चों के लिए 30,000 स्मार्ट क्लासरूम बन सकते थे, बेंगलुरु की मेट्रो की तरह 750 किलोमीटर लंबी मेट्रो बन सकती थी, और कर्नाटका के गरीबों के लिए 30 लाख अफोर्डेबल हाउसिंग के घर बन सकते थे। ये है भ्रष्टाचार, खुला भ्रष्टाचार, कि आपके लिए कुछ नहीं, लोन नहीं, सही दाम नहीं, खाने के लिए नहीं, आपके लिए जीएसटी, और चाहे प्रदेश में लूट हो चाहे देश में,
प्रधानमंत्री जी अपने दोस्त अडानी के लिए जीएसटी माफ कर रहे हैं, लोन माफ कर रहे हैं, और अडानी जी 1600 करोड़ रुपए बना रहे हैं दिन में, और देश का किसान 27 रुपए बना रहा है। तो ये कब होता है बहनों और भाइयों? ये तब होता है जब एक ऐसी सरकार आती है जो जनता का आदर नहीं करती। ऐसी सरकार जिसके बड़े बड़े मंत्री आकर आपको कहते हैं कि ये प्रदेश हमें सौंप दो, जो आपके उम्मीदवारों को आपके सामने खड़े होके कहते हैं इनको छोड़िए, इनको मत पूछिए, अपना प्रदेश हमें दे दीजिए, प्रधानमंत्री जी को सौंप दीजिए। क्यों? ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ। क्या श्री बसवंता जी के बेटे और बेटियां, कुवेम्पु जी के बेटी और बेटियां, नारायण गुरु जी के बेटी और बेटियां अपना प्रदेश अपने आप नहीं चला सकते? नंदिनी जैसी कॉरपोरेशन को किसने बनाया? किसने बनाया? आपने बनाया अपनी मेहनत से। अरे इतना दूध इकट्ठा होता था कि स्कूलों में दूध बांटा जाता था। कांग्रेस की सरकारों में क्षीरधारे, क्षीर भाग्य की योजनाएं बनाई गई। अब ये कहते हैं कि दूध कम हो रहा है, कि ये चाहते हैं कि बाहर से गुजरात का अमूल यहाँ आए और नंदिनी उसमें मर्ज हो जाए। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की कमाई खतरे में है, लेकिन उनको कोई परवाह नहीं है। कर्नाटका के गर्व की कोई परवाह नहीं है, कर्नाटका के नौजवानों के भविष्य का कोई परवाह नहीं है। पोस्टों के लिए रेट फिक्स कर दिए हैं। जैसे मैंने कहा, जो भी भर्ती का एग्जाम है उसमें घोटाला और ऊपर से लूट ही लूट। तो क्या ऐसी सरकार चाहते हैं हम? क्या हम चाहते हैं कि जो नेता आए हमें झूठ बोल के चले जाएं और उनसे हम कोई जवाब नहीं पूछे? क्या हमारा अपने प्रदेश के प्रति, अपने देश के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है? बहनों और भाइयों, आपका एक बहुत बड़ा कर्तव्य है अपने प्रदेश के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने खुद के भविष्य के प्रति। आपको याद है जब कांग्रेस की सरकार थी, किसानों का कर्ज माफ हुआ, अन्ना भाग्य योजना बनी, क्षीर भाग्य बनी, पशु भाग्य, कृषि भाग्य, आरोग्य भाग्य से आपके स्वास्थ्य सुविधाएं बनी, विद्याश्री से आपको शिक्षा में मदद मिली, इंदिरा कैंटीन बने। आज भी कांग्रेस की जो सरकारें हैं जो वादा कर रही हैं उसे पूरे करने का काम कर रही हैं। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में किसानों के कर्ज माफ हुए, छत्तीसगढ़ में एमएसपी सबसे ज्यादा है, हिमाचल में पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का वादा किया, अब शुरू हो गया है। और आज इस मंच पे खड़े हुए मैं आपको बताना चाहती हूं कि कांग्रेस पार्टी कर्नाटका के लिए कुछ गारंटी लाई है। सबसे बड़ी गारंटी लूट बंद और विकास शुरू होगा। 100% प्रगति की गारंटी। ये जो 2.5 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं 3.5 सालों से, इनको कांग्रेस भरवाएगी, आपको रोजगार देगी। गृह ज्योति योजना लाएगी, गृह ज्योति योजना लाएगी जिससे 200 यूनिट आपको बिजली के फ्री मिलेंगे। अन्ना भाग्य में आपको 10 किलो चावल मुफ्त मिलेगी। युवा निधि योजना बनाएंगे जिसमें सभी ग्रेजुएट युवाओं को 3,000 रुपए हर महीने मिलेंगे। डिप्लोमा वाले युवाओं को 1,500 रुपए हर महीने मिलेंगे। मेरी बहनों, आपकी रोज की मेहनत की पहचान ये है कि आपके लिए एक गृह लक्ष्मी योजना बनाएंगे जिसमें आपके खाते में आपको 2,000 रुपए हर महीने मिलेंगे। नंदिनी को मजबूत बनाएंगे। मुझे मालूम है कि यहाँ के जो अड़िका के किसान हैं वो येलो लीफ डिजीज से परेशान हैं। आपकी खेती खत्म हुई लेकिन आपको कोई कॉम्पेंसेशन नहीं मिला। आपके लिए हम न्यूनतम आय और सही दाम की गारंटी देते हैं। देखिए, ये सब जो गारंटी हैं, जो वादे हैं, ये चुनाव के लालच से नहीं कह रहे हैं हम। मुझे याद है मैं 16-17 साल की थी, मेरे पिताजी घर पे खाना खा रहे थे हमारे साथ। उनके साथ कोई बैठे थे जिनके साथ वो काम करते थे और बातचीत चल रही थी कि बेंगलुरु को हम विश्व में प्रसिद्ध बना सकते हैं। मैंने पिताजी से पूछा कैसे करोगे,
क्या सोच रहे हो आप? उन्होंने ये जवाब दिया कि प्रियंका, आज दुनिया को ये नहीं मालूम है कि भारत में सबसे ज्यादा अंग्रेजी भाषी पढ़े लिखे युवा हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग की है। अगर हम बेंगलुरु, हैदराबाद जैसी शहरों को मजबूत बनाएं, इसमें टेक्नोलॉजी को, इंजीनियरिंग को, पढ़ाई को हम बहुत मजबूत बनाएं, तो ये पूरी दुनिया के लिए हब जैसे बन सकते हैं। वहीं से शुरुआत हुई। 2-3 साल बाद जब मेरे पिताजी टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर की बात कर रहे थे तो सारा विपक्ष उनके खिलाफ था। मैं बड़ी हुई, मेरे पिताजी शहीद हुए देश के लिए, लेकिन उसके 6-7 साल बाद ही बेंगलुरु खिलने लगा, दुनिया में सुप्रसिद्ध हो गया। 6 महीने पहले मैं अपनी बेटी को विदेश में कॉलेज छोड़ने के लिए गई। स्टेशन में प्लेटफॉर्म में खड़ी थी, एक हिंदुस्तानी लड़का आया, मेरे से पूछा, आप प्रियंका हो? मैंने हाँ कहा। मैंने कहा, कहाँ के हो? कहता मैं बेंगलुरु का हूँ। मैंने कहा, क्या करते हो? कहा कि मैं आईटी कंपनी में काम करता हूँ दीदी। और हम दोनों को एक दूसरे से मिलकर बहुत गर्व हुआ। उसके चेहरे पे मैं देख पाई कि कर्नाटका का स्वाभिमान था, आत्मविश्वास था, गर्व था। और मुझे गर्व था कि मेरे देश का एक युवा इतना आगे बढ़ गया है और मेरे पिता का सपना पूरा हुआ है। तो ये राजनीति नहीं है, ये एक भावना है जो कर्नाटका के गर्व को, आपके स्वाभिमान को, आपकी परंपरा, सभ्यता, संस्कृति को पहचानती है। और ये सिर्फ मुझ में नहीं है, ये कांग्रेस के हर एक नेता में है। ये आपके लिए समर्पित है। हम सबको दुख होता है कि आज आपकी परिस्थिति क्या है। हम इस परिस्थिति को सुधारना चाहते हैं, आपको एक ऐसी सरकार देना चाहते हैं जिससे आपको गर्व हो, जो आपसे अपना लूटे नहीं, जो आपका है वो आपको दे, जो आपका अधिकार है उसे पूरा करे, महंगाई कम करे, नौजवानों को रोजगार दे, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाए, कर्नाटका को आगे बढ़ाए और इस देश का गर्व बनाए। तो मुझे आशा है, पूरी आशा है कि आप कांग्रेस को इस चुनाव में जिताएंगे, क्योंकि आज हमारा देश, आपका प्रदेश एक ऐसे मोड़ पे है कि अगर हम ये नहीं समझेंगे कि हमें एक सच्ची राजनीति चाहिए, जो हमें भाई भाई से न लड़ाए, जो हम सबके लिए काम करे, हम सबको आगे बढ़ाए, तो बहुत नुकसान हो सकता है देश का, प्रदेश का। मुझे आप में बहुत विश्वास है। विश्वास इस बात में है कि पब्लिक का अनुभव सबसे बड़ा होता है, आपका विवेक सबसे ज्यादा, सबसे गहरा है। आप सब समझते हो, सच को पहचानते हो और उसी को लेकर अपना भविष्य बनाओगे। बहुत बारिश हुई, आपने इंतजार किया, फिर भी आप खड़े रहे मेरी बातों को सुनने। मेरी बहनें भीग भी गई होंगी। के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मेरे साथ एक बार कहिए, जय कर्नाटका, जय कर्नाटका, जय कर्नाटका, जय कर्नाटका, जय कर्नाटका, जय कर्नाटका, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद।